Hello student, I am Pavan Gupta, maths teacher. Today we are introducing sets. It's a very important topic of class 11. बेटा इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हर एक एंट्रेंस एग्जाम में सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आता है और इसकी अप्लीकेबिलिटी प्रोबेबिलिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम आपको फैमिलियर कराने जा रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट। सेट का मीनिंग क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि वो ऑर्नामेंट का सेट है, ये क्लोथ्स का सेट है, ये कप्स एंड प्लेट का सेट्स है। इसी तरीके से ये बेसिकली सेट है क्या, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज कम ऑन सेट। सेट मीन्स होता है अ वेल डिफाइन collection of distinct object. A well-defined collection of distinct object is known as set. Now, in this definition, there are two very important words. Number one, well-defined, and number two, distinct. इस डेफिनेशन में दो ही वर्ड बहुत ही अच्छे हैं। पहला है वेल डिफाइंड एंड सेकेंड वन इज डिस्टिंक्ट। अगर ये दोनों वर्ड आपको क्लियर हो जाते हैं तो इसकी डेफिनेशन के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है डिफरेंट। ओके, डिफरेंट। सेट्स में जो भी कलेक्शन होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सभी डिफरेंट होते हैं। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है। अब इसके बाद हम आते हैं वेल डिफाइन पर। वेल डिफाइन का क्या मीनिंग है? इफ ऑल पर्सन आर हैविंग सेम ओपिनियन टुवर्ड अ कॉन्सेप्ट, देन दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब है पर्सन टू पर्सन कभी भी कोई ओपिनियन में वेरिएशन नहीं होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम वेल डिफाइन कहते हैं। तो यहाँ जो कलेक्शन होगा सेट्स में वो वेल डिफाइन होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो हम डिस्टिंक्ट तो जानते हैं बहुत अच्छे से, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है वेल डिफाइन की। तो दो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्या वेल डिफाइन है, क्या वेल डिफाइन नहीं है। हमने दो एग्जाम्पल लिखे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने दिया बेस्ट 5 डॉक्टर्स ऑफ योर सिटी। इट इज फर्स्ट। एंड सेकेंड हमने यहां पर लिखा है, सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। हम यहाँ दो कलेक्शंस दे रहे हैं। फर्स्ट कलेक्शन में बेस्ट 5 डॉक्टर्स ऑफ योर सिटी एंड सेकेंड में दे रहे हैं कलेक्शन में नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको थिंक करना है कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइन है, कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है। बेस्ट 5 डॉक्टर्स ऑफ योर सिटी। सपोज एक डॉक्टर जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट है एंड हमें मान लो डिसीज लीवर की प्रॉब्लम है। क्या लीवर वाले के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट बेस्ट डॉक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए एक डॉक्टर बहुत ही अच्छा सर्जन है बट हमें प्रॉब्लम फीवर की है, क्या हमारे लिए वो बेस्ट डॉक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट 5 डॉक्टर्स के लिए पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी करती है। तो ये कलेक्शन जो है, ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। बेस्ट 5 डॉक्टर्स ऑफ योर सिटी, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। अब आते हैं हम नेचुरल नंबर लेस देन 6 पर। नेचुरल नंबर लेस देन 6 अगर जैसे थोड़ा भी मैथ की नॉलेज है तो वो बड़े आराम से कह देगा 1 2 3 4 5। 6 से लेस नेचुरल नंबर जो है वो 5 ही होते हैं। 1 2 3 4 5। किसी भी पर्सन से पूछिए, अगर उसे नेचुरल नंबर पता है क्या नहीं है, तो उसका आंसर 1 2 3 4 5 ही आएगा। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन कहीं भी कोई ओपिनियन वेरी नहीं कर रही है। तो ये जो कलेक्शन है हमारा, दिस कलेक्शन इज अवर वेल डिफाइंड।
तो सेट्स में क्या होगा, आपको कलेक्शन दिया होगा लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइन होगा एंड जो सेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे वो सभी आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो आई थिंक सेट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इट इज नॉन एज सेट। फर्स्ट दिया है मैंने बेस्ट 5 डॉक्टर्स ऑफ योर सिटी, दिस कलेक्शन कैन नॉट बी सेट, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये जो वर्ड बेस्ट है ना बेसिकली ये वेल डिफाइंड नहीं है। एंड सेकंड कलेक्शन दिया मैंने आपको नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 1 2 3 4 5, ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी नहीं करती है। सपोज हम आपसे पूछते हैं कलेक्शन ऑफ मंथ्स विच आर स्टार्टिंग विद लेटर जे, ये सेट होगा या नहीं होगा। अब आप थिंक करेंगे कलेक्शन ऑफ मंथ्स विच आर स्टार्टिंग विद जे, अब आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास केवल 3 मंथ्स ही ऐसे आते हैं जो जैसे स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट इज जनवरी, सेकेंड इज जून एंड थर्ड वन इज जुलाई। इसके बाद और कोई मंथ जैसे स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो कलेक्शन ऑफ मंथ्स है विच स्टार्टिंग विद जे दैट्स ए सेट, ये एक सेट है। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल दे दें 5 गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, 5 गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब आपके क्लास में 5 गुड स्टूडेंट्स का कलेक्शन एक सेट होगा या नहीं होगा। अब यहाँ तो आई थिंक पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी करेगी। सपोज एक बच्चा मैथ में 95 प्लस स्कोर कर रहा है तो मैथ्स टीचर कहेगा ये बहुत अच्छा बच्चा है। अगर बच्चे के इंग्लिश में नंबर मान लो इसी बच्चे के नंबर इंग्लिश में लेस देन 70 आ रहे हैं तो इंग्लिश टीचर कहेगा नहीं नहीं भाई ये तो अच्छा नहीं है। मैथ्स टीचर कहता है ये अच्छा है बट इंग्लिश टीचर कहता है ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ 5 गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इट कैन नॉट बी ए सेट बिकॉज योर वर्ड गुड इज नॉट वेल डिफाइंड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो आई थिंक सेट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब सेट की डेफिनेशन क्लियर हो जाने के बाद हम देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्चुअली ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक हम इन पर हमारी मास्टरी नहीं होगी, इन पर अच्छी ग्रिप नहीं होगी, तब तक हम आगे सेट्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इनको पहले समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर ये क्लियर हो जाएंगे तो आगे फिर हमें प्रॉब्लम आनी नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगने लगेगा और जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो डिफिकल्ट होने का तो मतलब ही नहीं होता है। जिस चीज में भी हमारा इंटरेस्ट होता है वो कभी भी हमें डिफिकल्ट नहीं लगता है, अगर इंटरेस्ट नहीं बनता है तो वो डिफिकल्टी होता रहता है। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, एक सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट मेथड इज नॉन एज रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, फर्स्ट मेथड को हम रोस्टर मेथड कहते हैं। कुछ लोग इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म। सेकेंड मेथड इज नॉन एज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखो, फॉर्म लिखो या मेथड लिखो, डजंट मैटर दैट। इसका दूसरा नाम होता है प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म, तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज नॉन एज रोस्टर मेथड, अनदर इज नॉन एज सेट बिल्डर मेथड। थोड़ा सा आपको एक बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो दो मेथड क्यों सीखने हैं। अरे दोनों का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग वजूद है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि रोस्टर मेथड हमें कब लगाना है, सेट बिल्डर मेथड कब लगाना है। रोस्टर मेथड में हमेशा हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कॉमास के साथ सेपरेट कर देते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 एंड 5, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 लिखा, कॉमास से सेपरेट कर दिया। सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है तो हमने इसको ए ई आई ओ एंड यू एंड कर्ली ब्रैकेट में रख दिया है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के लिए कभी भी आप कॉमन ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। मैथ्स में
कॉमन ब्रैकेट का मीनिंग बेसिकली ओपन इंटरवल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग बेसिकली क्लोज इंटरवल होता है। ये लेटर ऑन आई विल डिफाइन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज इंटरवल। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सेट्स में हमेशा हमें करली ब्रैकेट ही लगाना है। थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम आएगी आपको इसे, पर डजंट मैटर दैट, जब बनाना है तो बनाना है, यही सिंबल यूज करना है। करेक्ट एलिमेंट्स को हमें कॉमा से सेपरेट कर देना है। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बट यूज हम ऐसा हम करली ब्रैकेट ही करेंगे। यहाँ लिखेंगे x such that x is a natural number and x is less than 6। हमने इसी सेट को दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया है, x such that x is a natural number and x is less than 6। तो ये जो फॉर्मेट है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से यहाँ भी इसे हम लिख सकते थे x such that x is a vowel of English alphabet। ये इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवल है। तो ये दोनों ही सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, चाहे आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, ये दोनों ही सेम मीनिंग रखते हैं। बस इनके नेम में डिफरेंस है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं और इसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर कि हमने ये दो मेथड क्यों सीखने हैं। Whenever number of elements in a set are less, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं सेट में अगर वो लेस हैं तो हमेशा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम रोस्टर फॉर्म यूज करें। एंड व्हेनेवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मोर इन ए सेट, एक सेट में एलिमेंट बहुत ज्यादा हैं तो उस सिचुएशन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म यूज करना चाहिए। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं ऐसा क्यों है भाई, इसके लिए भी देखते हैं कि क्यों हम रोस्टर फॉर्म यूज करेंगे जब लेस नंबर होंगे, और ज्यादा नंबर होंगे तो हम सेट बिल्डर फॉर्म ही क्यों यूज करेंगे, क्यों नहीं हम रोस्टर फॉर्म यूज करेंगे, क्या इसके एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। सपोज सेट ए दिया हुआ है, स्टूडेंट्स ऑफ 11th A of DPS RK-Puram who scored more than 97 marks in math, 97 marks in maths। अब 11th A DPS RK-Puram के उन बच्चों का सेट्स आपको देना है जिनके मैथ में मोर देन 97 मार्क्स हैं, 98 या 99 या 100 मार्क्स हैं। एज यूजुअल हर क्लास में तकरीबन 40 स्ट्रेंथ होती है, तो 40 स्ट्रेंथ में 5-7 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स मोर देन 97 होते हैं, अदरवाइज लेस देन 97, 90 to 97 या 80 to 90 इसी तरीके से मार्क्स बच्चा स्कोर करता है। तो यहाँ हमने मान लिया 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 97 है। सपोज इसको हमने S1 दिया है, S2 दिया है, S3 एंड S4 एंड S5। यहाँ हम बच्चों के नाम नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है आप में से किसी का नाम आ रहा हो किसी का नहीं आ रहा हो, तो आप कहेंगे मेरा नाम नहीं लिखा गया, कोई कहेगा मेरा नाम लिख दिया गया। S1 सपोज ये दिनेश है, S2 सपोज ये मोहित है, S3 सपोज ये नीता है, S4 सपोज ये हमने आर्यन मान लिया और S5 सपोज ये हमने अनिकेत मान लिया। इस तरीके से 5 बच्चों के नाम हमने दे दिए हैं। इन बच्चों के मार्क्स मोर देन 97 आ रहे हैं, तो ये बड़े इजीली तरीके से हमने रोस्टर फॉर्म से लिख दिया है। अब इसी में एक सेट दे देता है, सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ DPS RK-Puram, DPS RK-Puram। अब DPS RK-Puram के स्टूडेंट्स का सेट दीजिए। अब आपको पता है काफी बड़ा स्कूल है, बहुत सारे बच्चे होंगे। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया 10,000 स्टूडेंट्स हैं DPS RK-Puram में, हमने सपोज किया 10,000 स्टूडेंट्स हैं। अब 10,000 स्टूडेंट्स के लिए हम पहले S1, S2, S3 और इस तरीके से S10,000 तक लिखें। अब ये 10,000 तक लिखना इतना आसान तो नहीं है। S1 तो हमने शॉर्ट में लिखा, अगर मान लो बच्चे का नाम आरव भी है तब भी 4 लेटर आएंगे। सपोज किसी बच्चे का नाम मोहित है तो 4-5 लेटर आ जाएंगे।
अब इतने 10,000 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 लेटर्स आपको लिखने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्पेस कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसके लिए हम इजीली क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ DPS RK पुरम। ये हमने अपना सेट रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर लेस, उस सिचुएशन में टेबुलर फॉर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मोर, उस सिचुएशन में हमारे लिए सेट बिल्डर फॉर्म यूजफुल है। इन दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन हमें जरूर आना चाहिए। जनरली टीचर ऐसा एक प्रॉब्लम एग्जाम में पूछ देते हैं कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कीजिए, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कीजिए, तो बच्चों के सामने थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आपको हमारे हर वीडियो के बाद 8-10 प्रॉब्लम इसी टॉपिक पर बेस्ड मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कंफर्म नहीं होते हैं तो आप हमें चैट करके लिख के भेज सकते हैं, उनके आंसर्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन, सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रियल नंबर। ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। प्रॉब्लम आपका है राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे भाई? रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। 11 के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। आई थिंक इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता उनके लिए। स्प्लिट द मिडिल टर्म है, उन्होंने स्प्लिट द मिडिल टर्म अप्लाई किया, इसके फैक्टर्स बना देंगे वो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज 0। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो 3 एंड 2 आ गए हैं। तो इसका मतलब इस सेट में ओनली दो ही एलिमेंट है, वन इज 3 अनदर इज 2। तो ये फॉर्म हमारी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये फॉर्म हमारी कौन सी है, रोस्टर फॉर्म है। तो हम सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में इजीली आ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज an integer, x is an integer and x square is less or equal to 9। अब इसे हमें रोस्टर फॉर्म में डालना है, तो हम ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे? एक इंटीजर जिसका स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9 है, तो आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। यही ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर क्या है, लेस और इक्वल टू 9 है। या तो 9 हो जाता है या 9 से लेस होता है। -3 का स्क्वायर 9 होगा, चलेगा। -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है। -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2 एंड 3 स्क्वायर इज 9। तो ये हमने क्या किया है, सेट बिल्डर फॉर्म से अपने आप को रोस्टर फॉर्म में लाने की कोशिश की है। अब हमारी कोशिश ये होगी कि अगर कभी हमें रोस्टर फॉर्म दे दे तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से पहुंचेंगे। तो ये भी चीज देखते हैं। रोस्टर फॉर्म हमें मिलेगी और रोस्टर से हम सेट बिल्डर में अपने आप को पहुंचाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई प्रॉपर्टी आ रही होगी उसको ध्यान से देखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमने, a इज इक्वल टू, सपोज हमारी प्रॉब्लम है 1/2 एंड 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। प्रॉब्लम है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए इन एलिमेंट्स को। पहला 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। आप कुछ देख रहे होंगे, एक इनमें बेसिक प्रॉपर्टी आ रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है। 1 तो ये 1 + 1, 2 ये 2 + 1, 3 3 + 1। तो आपने एक रूल लगा लिया है यहाँ पर, जो न्यूमरेटर है इसको अगर हम n लिख लेते हैं तो डिनोमिनेटर पर हमारा हो जाएगा n + 1। बस ये अगर हमने सर्च कर लिया तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। इसको अब आप कैसे लिखेंगे, x तो लिखना ही है, x सच दैट x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n + 1। एंड अब हमें बताना पड़ेगा n कहाँ से कहाँ तक है।
अभी हम आपको ये सिंबल बताते हैं एन, और ये सिंबल आता है बिलोंग्स का। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एन इज लेस और इक्वल टू 5। एक मिनट वेट कीजिए, डिस्कस करते हैं अभी इस सिंबल पर ये क्या है। तो ये x such that x is equal to n upon n plus 1, n belongs to capital N and n is less or equal to 5। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज दूसरा एक एग्जांपल और ये देता है आपको, इसने एग्जांपल दे दिया आपको 2, 2 के बाद लिखा है इसने 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद इसने दे दिया आपको 17, 17 के बाद 26, 26 के बाद 37। ये कहता है कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन के लिए आपको इन एलिमेंट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना होगा, ये देखना होगा इनके बीच में क्या लिंक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पहला नंबर 1 स्क्वायर प्लस 1 है, नेक्स्ट 2 स्क्वायर प्लस 1 है, 3 स्क्वायर प्लस 1 है, 4 स्क्वायर प्लस 1 है, 5 स्क्वायर प्लस 1 है एंड 6 स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पर आप अगर इसकी लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। n एक हमारा नेचुरल नंबर है और इस n की वैल्यू कभी भी 6 से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं है, तो n इज लेस और इक्वल टू 6। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं n इज लेस देन 7। इसी तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं n इज लेस देन 6, तब भी आपका वही मीनिंग आएगा, इक्वल साइन लगाएंगे उस सिचुएशन में भी सेम ही मीनिंग आएगा। तो इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में एंड सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में अपने आप को ला सकते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम अभी वीडियो के एंड में इस टॉपिक पर बेस्ड पक्का मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले सीखा सेट है क्या। बेसिकली सेट की कॉन्सेप्ट ग्रेट मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस की थी, बहुत ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो आपने पहले सेट के बारे में देखा क्या है क्या नहीं है, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा। हाँ, अभी हम आपको एक ये सिंबल बताने वाले थे कि हमने बोला था लेटर ऑन आई विल टेल यू। तो ये सिंबल हमारे यहाँ नया इंट्रोड्यूस हो गया है, 10th क्लास तक नहीं था। साथ साथ में ये सिंबल भी यूज हो जाएगा। इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इसे कुछ लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ, ये भी चलेगा, एलिमेंट ऑफ, कुछ कहते हैं मेंबर ऑफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सेट में है तो उसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे, सेट में नहीं है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। जैसे हमारा ये बी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस बी एग्जाम्पल में हम 1 कहते हैं और यहाँ लिख दें बी। अब हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला सिंबल डाला जाए या ये वाला, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ डज नॉट बिलोंग आएगा क्योंकि 1 है ही नहीं इसके अंदर। 2 के बारे में देखेंगे, 2 इसको बिलोंग करता है। 3 के बारे में देखेंगे, डज नॉट बिलोंग है। 4 के बारे में थिंक करेंगे, अगेन डज नॉट बिलोंग है। लेकिन 5 के बारे में सोचेंगे तो आप लिखेंगे बिलोंग्स है। तो ये सिंबल हमारा बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग। अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक कैपिटल एन यूज किया है, तो यहाँ कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये आपको पता होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, कहीं भी मिलते हैं तो इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक आपका एन होगा, कैपिटल एन, इसके बाद डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू के बाद जेड और आई। जनरली आपको जेड मिलता है बट कुछ बुक्स में आई भी लिखा होगा। इसके बाद क्यू होगा, क्यू के बाद कैपिटल आर होगा। एन मीन्स होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, आपको पता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं। डब्ल्यू मीन्स होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, ये होल नंबर्स का सेट है। होल नंबर्स आपको पता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं। जेड और आई, इसका मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का तो ना तो एंडिंग पता है और ना ही स्टार्टिंग पता है, इसकी बिगनिंग एंड एंडिंग कुछ भी नहीं पता है। हमने -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन लिख दिया है। रैशनल नंबर, क्यू मीन्स होता है रैशनल नंबर,
कभी भी आपको अगर रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो क्यू नोटेशन से करेंगे। आपको पता है जो भी नंबर ए बाई बी फॉर्म में होता है रैशनल नंबर कहलाता है। यहाँ ए एंड बी दोनों ही को प्राइम इंटीजर्स होते हैं एंड बी कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। इसके बाद कैपिटल आर, ये आपका रियल नंबर्स है। आज तक जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या स्क्वायर रूट में हो या आपके रैशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो, होल हो, सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं, इनको हम आर कहते हैं। ये जितने भी पार्ट हैं दे आर ऑल द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स के ही पार्ट हैं। थोड़ी सी एक छोटा पॉइंट आपको और हम यहाँ बताना चाहेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स बेसिकली दे आर डिस्क्रीट नंबर। इन नंबर्स में गैप होता है, जैसे एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तो 1 एंड 2 के बीच में काफी गैप आ रहा है, 2 एंड 3 के बीच में भी गैप आ रहा है। दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस नंबर, ये कॉन्टिन्यूअस नंबर नहीं होते हैं। रैशनल एंड इरेशनल को मिला दिया जाए तो रियल नंबर्स आ जाते हैं। अब रियल नंबर्स के बारे में हम अगर किसी बच्चे से पूछें हाउ मेनी रियल नंबर्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो बच्चा क्या आंसर देगा भाई? पहले कहेगा 1.01 होता है, दूसरा कहता नहीं 1.001 होता है, नेक्स्ट बोलेगा 1.001 होता है, कोई कहता है 1.2 होगा, कोई कहेगा 1.9999, पता नहीं कितने नंबर्स दे सकता है। तो यहाँ कोई गैप नहीं होता है, रियल नंबर्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीजर्स ये डिस्क्रीट होते हैं, जबकि आपका रियल नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूअस नंबर्स होते हैं। लेटर ऑन यू विल रीड जो इंटरवल्स हम यूज करते हैं वो केवल रियल नंबर्स के ही रिगार्डिंग यूज होते हैं। इंटरवल कभी भी हम नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक सेट एंड सेट और इसके बाद टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म ये चीज आपको कंफर्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे सेट्स में कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स भी होते हैं। जैसे कभी कोई कहता है नल सेट, कभी कोई कहता है सिंगल टोन सेट, कभी कोई कहता है फाइनाइट सेट, कभी कहता है इनफाइनाइट सेट, कभी यूनिवर्सल सेट भी आएगा, कभी पावर सेट भी आएगा। तो यहाँ कुछ हम देखेंगे आज ये क्या है हमारे। तो सबसे पहले हमने देखा एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी इसको नल सेट भी कहते हैं हम, कुछ लोग इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। आप सभी नेम्स को याद रखेंगे, एम्प्टी, नल और वॉइड ऑल आर हैविंग सेम मीनिंग। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, एक ऐसा मिनिस्टर जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है फिर भी मिनिस्टर है। इसी तरीके से एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो एम्प्टी सेट मींस अ सेट व्हिच इज हैविंग नो एलिमेंट, हैविंग नो एलिमेंट्स, इसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है हमारा, या तो ओनली कर्ली ब्रैकेट है या मैथ में एक स्पेशल सिंबल फाई यूज करते हैं। फाई ना यूज करें तो एक अगर प्योर मैथमेटिकली साइन यूज करें तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स के बराबर नहीं है। तो ये काफी टेक्निकल फॉर्म हमने लिख दी है। जनरली हम यही दो फॉर्म यूज करते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट, बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। फाई अगर है और अगर हमने फाई के साथ में ये सिंबल लगा दिया फाई, इसको हम कहते हैं फाई, तो ये फिर हमारा नल सेट नहीं होगा। नल सेट का मतलब है अ सेट विच इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे सेट बन सकता है? अरे बहुत सारे आप ऐसे सेट बना सकते हैं, एक नहीं इतने सारे एग्जांपल्स आप नल सेट्स के दे सकते हैं जिनको आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, हमने सेट सपोज लिखा x सच दैट 2x + 1 = 0 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। बेटा ढूंढिए इसमें कितने एलिमेंट हैं। 2x + 1 = 0, तो आपकी x की वैल्यू -½ आ गई। क्या -½ नेचुरल नंबर है? नहीं है भाई। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? नल सेट का। सपोज दूसरा एग्जांपल हम दे देते हैं, हमने बी एग्जांपल लिखा x सच दैट x² - 3 = 0 एंड x बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर।
अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 जीरो है तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 होगी। क्या आप प्लस माइनस रूट 3 को कह सकते हैं ये रैशनल नंबर है? भाई रूट 3 आप 10th में बड़े अच्छे से प्रूव करके आए कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। वो तो इरेशनल नंबर है तो नहीं आ सकता है। नेक्स्ट जैसे आपने एग्जांपल देने की कोशिश की, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ रियल नंबर। सॉल्व करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। अरे रियल वर्ल्ड में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं होगा। भाई हॉलीवुड बॉलीवुड में एग्जिस्ट करा दो जाकर के तो अलग बात है, जो हमारी रियल वर्ल्ड है उसमें तो ये एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी -4 नहीं आ सकता है, तो इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है। आप नेक्स्ट अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं, एक्स सच दैट x is a student of 11th and age of x is less or equal to 2 month। ऐसे कितने बच्चे हैं 11th में जिनकी एज 2 महीने से कम है? कोई भी नहीं होगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है हमारे नल सेट या एम्प्टी सेट अदरवाइज वाइड सेट के हैं। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट। ए सेट विच इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कभी, सेलेक्ट नल सेट आउट ऑफ दीज गिवन सेट्स, तो आप उनमें देख सकते हैं। नल सेट के बाद आपके पास आता है एक सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट नाम से ही क्लियर है, अ सेट विच इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट। सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट, a set which is having only one element। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे a हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल a, सपोज b ये हमने दे दिया 1, सपोज हमने c लिखा x such that x is a even prime number, even प्राइम नंबर। ये सभी क्या है हमारे सिंगल टोन सेट है। इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है। x इज एन इवन प्राइम, आपको पता है इवन प्राइम केवल एक ही नंबर होता है 2। तो ये सभी एग्जांपल हमारे सिंगल टोन सेट के हैं। ठीक है, तो ये सिंगल टोन सेट भी आपको कंफर्म हो जाता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मीनिंग होता है काउंटेबल एलिमेंट्स। अगर किसी भी सेट के एलिमेंट काउंटेबल हैं तो हम उसे फाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। हम अगर उस सेट के एलिमेंट को काउंट ही नहीं कर सकते हैं। भाई एनी हाउ कोई भी रिसोर्स यूज कर लो, कितने भी लोगों को लगा लो, जो चाहे मशीनरी अप्लाई कर दो, बट आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं, वो रहता है हमारा इनफाइनाइट सेट। अब जैसे हमने एक सेट लिखा, मान लीजिए ए बी सी डी अप टू जेड, और हम पूछते हैं कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये सेट हमारा काउंटेबल सेट है, हम बड़े आराम से काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पर आपके लिए, x such that x is a natural number and x is less or equal to 100। आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं, ये हमारा काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है और यहाँ खत्म कर दिया हमने 100 तक, तो टोटल 100 ही तो नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हमारे काउंटेबल है एलिमेंट्स। इसका मतलब ये सेट्स हमारे फाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं। ये भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल है और ये भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अब अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इट मींस इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब आप काउंट करते रहिए, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 14 16 18 20, ये तो नेवर एंडिंग है। आप जितने चाहे उतने मैथ्स टीचर्स लगा लो, जितने चाहे उतने बच्चे लगा लो, जो रिसोर्सेज आपको लगानी है वो लगा लीजिए, सारे सुपर कंप्यूटर्स लगा लीजिए। क्या कभी सारे इवन नेचुरल नंबर्स काउंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। इट इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं, हमने यहाँ लिखा x such that x is a real number and 2 is less than or equal to x is less or equal to 3। 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर्स आते हैं किसी को नहीं पता है भाई।
इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स आर कमिंग बिटवीन 2 and 3, तो ये अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे। तो आई थिंक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। अगर एलिमेंट्स काउंटेबल हैं तो वो हमारा कहलाएगा फाइनाइट सेट, एलिमेंट काउंटेबल नहीं है तो वो सेट हमारा कहलाएगा इनफाइनाइट सेट्स। ये दोनों ही वर्ड क्लियर हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा था नल सेट्स क्या होता है, उसके बाद सिंगलटन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स है। अब एक हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर सबसेट ऑफ ए सेट। अब किसी सेट का सबसेट क्या होता है, इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। या इससे पहले थोड़ा सा इन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स को और देख लेते हैं, उसके बाद सबसेट्स पर आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स एंड दूसरा हम देखेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या है, इफ n of a this is equal to n of b, then a and b are said to be equivalent set। अगर दो सेट्स के कार्डिनल नंबर इक्वल हैं, ये वर्ड होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं तो उन सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए सेट हमने लिख दिया है ए बी सी एंड बी सेट सपोज हमने डाल दिया 1 2 3। आप देखेंगे यहाँ एन ए इज इक्वल टू भी 3 है एंड एन बी इज इक्वल टू 3 है, सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अगर हम यहाँ सी सेट एक और लिख देते, सपोज सी सेट हम 5 and 6 दे देते और आपसे कहते हैं क्या ए एंड सी इक्विवेलेंट सेट है, तो आपका आंसर होना चाहिए था नो। ए का कार्डिनल नंबर 3 है बट सी का कार्डिनल नंबर जो है वो 2 है, तो ये हमारे इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। करेक्ट। तो इक्विवेलेंट सेट्स का भी अगर वर्ड मिल जाता है लिखा हुआ है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ वी आर ऑन इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब है सेट A इज इक्वल टू B इफ नंबर 1। पहली चीज क्या होती है, सेट A इज इक्वल टू B इफ नंबर 1 n of A दिस इज इक्वल टू n of B। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे दोनों के कार्डिनल नंबर्स बराबर होने चाहिए, दैट इज दे मस्ट बी इक्विवेलेंट सेट। एंड नंबर 2, they are having same elements, A and B are having same element। बस एलिमेंट्स का ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट एलिमेंट सेम ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ए सेट लिखा 1 2 3 एंड आपने बी सेट दे दिया x such that x cube minus 6x square plus 11x minus 3 this is equal to 0 and x is a real number। थोड़ा सा आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके जीरोज आपको 1 2 3 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब है उनका कार्डिनल नंबर्स भी बराबर होता है एंड उनके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो ये था हमारे लिए इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। हर एक अगर सेट्स आपका इक्वल सेट्स हैं तो पक्का वो इक्विवेलेंट्स होंगे ही होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल है या नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। तो इक्वल सेट्स होने के लिए पहले वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, देन ओनली दे कैन बी इक्वल सेट्स। अब आते हैं हम सबसेट्स ऑफ ए सेट। सबसेट क्या चीज है, इस पर बेस्ड काफी अच्छे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकते हैं। इजी प्रॉब्लम भी बनते हैं इस पर और टेक्निकल प्रॉब्लम भी बन सकते हैं, तो ये टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। सबसेट, इफ A is the subset of B,
ये नोटेशन जो है वो हमारा सबसेट का है। हमारी एनसीईआरटी बुक ने केवल ये सिंबल यूज किया है, ये बेसिकली सबसेट का सिंबल नहीं है, ये जो है वो प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो आपको सबसेट के लिए ये सी और इसके नीचे एक लाइन बनी हुई हॉरिजॉन्टल, ये यूज करना है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन रिमेंबर ऑलवेज, देन all elements of A lie in B। A के अगर सारे एलिमेंट B में लाई करते हैं तो A कहलाता है B का सबसेट। नाम से ही क्लियर है ना भाई, सबसेट, सब मीन्स छोटा, किसी भी सेट का एक छोटा सेट जो है दैट इज नॉन एज सबसेट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सेट A दे दिया है 1 2 3 और हम B यहाँ देते हैं 1, 2। आप A को B का सबसेट कहेंगे या B को A का सबसेट कहेंगे? A में 1 2 3 है, B में 1 2 है, क्या A के सभी एलिमेंट B में आते हैं? भाई 1 1 तो आ गया, 2 2 आ गया, बट 3 नहीं आया। तो A के तो सारे एलिमेंट B में नहीं आ रहे हैं। अब आप थिंक करेंगे क्या B के एलिमेंट्स आते हैं A में? 1 1 2 2, B के सभी एलिमेंट A में आ रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लिख सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ A। अब यहाँ इस सिंबल को आप अगर आगे देखेंगे तो प्रॉपरली यही लिखेंगे, ये हम नहीं लगाएंगे साइन। सबसेट्स के लिए ये लिखेंगे। अभी 1-2 मिनट में ये बात भी क्लियर करते हैं कि कब हमें ये लगाना है, कब हमें ये नहीं लगाना है। तो A हमने लिखा, अगर 1 2 3, B लिखा है हमने 1 2, तो यहाँ पक्का आपने देखा है कि B इज द सबसेट ऑफ A, नॉट A इज द सबसेट ऑफ B। ये रहता है हमारा सबसेट। एक छोटा वाला सेट जिसके सारे एलिमेंट एक बड़े वाले सेट में आते हैं, तो छोटे वाले सेट को हम क्या कहते हैं? बड़े वाले का सबसेट कहते हैं। अब यहाँ पर हम इस चीज पर आते हैं कि ये सिंबल और ये सिंबल, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको ये समझाएंगे। हमने A लिखा है 1, 2, 3 एंड B लिख के दिया है हमने 2, 3 एंड 1। अब आप यहाँ देखिए, ये 1 इस 1 से आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। A के सभी एलिमेंट B में आ रहे हैं, तो हमने लिख दिया A सबसेट ऑफ B। अब यहाँ देखिए 2 है, 3 है, 1 है, तो हम ये भी कह सकते हैं B सबसेट ऑफ A। बेसिकली यहाँ पर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के भी सारे एलिमेंट A में हैं, तो A सबसेट ऑफ B लिखा और B सबसेट ऑफ A भी लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यहीं पर ये A इज इक्वल टू हमारा दिया होता 1, 2 एंड B दिया होता 1 2 3, तो यहाँ हम ओनली ये लिखते A इज द सबसेट ऑफ B। ये तो लिखने का हमें राइट ही नहीं यहाँ पर है। हम कैसे लिख सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ A? भाई B के तो सारे एलिमेंट A में आते ही नहीं है, तो गलत हो गया है। तो यहाँ A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं और B में एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो A में नहीं है। तो जब A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हो और B में एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, तो उस केस में हम ये सिंबल डालते हैं और इस सिंबल का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। ये है प्रॉपर सबसेट का नोटेशन। ये सिंबल केवल सबसेट का है और ये किसका है? आपका प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब है सबसेट्स में 100% सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं, उस सिचुएशन में हम इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब 2 और न्यू वर्ड हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, A सबसेट ऑफ B। तो यहाँ हम A को क्या कहते हैं? A इज द सबसेट ऑफ B। A इज द सबसेट ऑफ B। भैया B भी तो कुछ होगा A का, A तो B का सबसेट है और B क्या है? तो यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उल्टा हमने C बना दिया। तो यहाँ हम लिखेंगे B इज द सुपरसेट ऑफ, इसको कहते हैं हम सुपरसेट ऑफ A। A is the subset of B, then B is known as superset of A। जो बड़ा वाला सेट है उसको हम सुपरसेट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये हटा दें साइन,
ए इज द प्रॉपर सबसेट कर दे, ए जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाए, यहां से भी ये साइन हटा दे, तो हम बोलेंगे बी इज द प्रॉपर सुपरसेट। उस सिचुएशन में बी इज द प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए। तो टोटल 4 न्यू वर्ड्स आपके लिए यहाँ पर हैं। एक है सबसेट, दूसरा है प्रॉपर सबसेट, थर्ड है सुपरसेट एंड फोर्थ है प्रॉपर सुपरसेट। आई थिंक चारों ही आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अगर ए के सभी एलिमेंट बी में लाई करते हैं तो ए को हम बोलेंगे बी का सबसेट। ए के सभी एलिमेंट बी में लाई करते हैं और बी इज हैविंग एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट, उस सिचुएशन में ए कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करके सबसेट हो गया और ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करके एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट आ गया तो प्रॉपर सबसेट हो गया। अब यहाँ एक सिचुएशन में जब ये ए सबसेट ऑफ बी है, उस सिचुएशन में बी ए का सुपरसेट कहलाएगा। जब ए बी का प्रॉपर सबसेट है, उस सिचुएशन में बी ए का प्रॉपर सुपरसेट कहलाएगा। तो ये चारों ही क्लियर हो गए। अब इस पर थोड़ा मैथमेटिकल वर्क भी कर लेते हैं। किसी सेट्स के सबसेट कैसे लिखते हैं, कितने होते हैं, कितने प्रॉपर सबसेट्स होते हैं और इस पर किस कैटेगरी के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है और अगर टीचर चाहे तो आपसे 4 नंबर का प्रॉब्लम भी पूछ सकता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन ए दे देता है 1 2 3 और आपसे पूछता है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए। ए के कितने सबसेट्स हैं, तो पहले तो आप बनाएंगे प्रॉपर, फिर हम आपको तरीका बताते हैं। रिमेंबर ऑलवेज नल सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं, तो वो तो सभी में आएगा ही आएगा। तो पहला 5 लिख दिया, सेट लिखने के लिए 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर आपने 3 दे दिया, फिर आपने 1, 2 लिखा, फिर 2 3 लिखा, 1 3 दे दिया और लास्ट में 1 2 3। ये 2 पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद रखने हैं। null set is the subset of each set and number 2 each set is the subset of itself। हर एक सेट अपना सबसेट भी होता है। अब आप यहाँ काउंट कीजिए कितने सबसेट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक रूल बताने जा रहे हैं हम आपको, बट एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज ए हमने 1 2 ही दिया, अब हम आपसे कहते हैं राइट इट सबसेट, इसके सबसेट्स लिखिए। तो इसके सबसेट्स आप 5 देंगे, 1 देंगे एंड 2 देंगे एंड 1 2 देंगे। यहाँ आपने देखे हैं 8 थे, यहाँ देखे हैं सबसेट्स 4 हैं। तो इसके लिए एक रूल बन जाता है। आगे कॉम्बिनेशन परमुटेशन की कॉन्सेप्ट से हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट नो नीड टू डिराइव। रिमेंबर ऑलवेज ए फार्मूला है टोटल सबसेट्स, total subsets this is equal to 2 to the power n। n means number of elements in given sets। अब जैसे इसमें हम देखते हैं टोटल सबसेट तो 2 की पावर 3 8, 3 एलिमेंट्स हैं, 8 बनेंगे। यहाँ हम देखेंगे 2 की पावर 2 दिस इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हमने देखा है 4 ही बने हुए हैं। कभी कभी टीचर थोड़ा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए एक अलग से क्वेश्चन दे देता है। क्या लिख देता है, क्वेश्चन बना दिया उसने, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, आपसे ए के प्रॉपर सबसेट्स पूछ लेता है। तो प्रॉपर सबसेट्स में अभी आपने पढ़ा था, प्रॉपर सबसेट है तो वो अपना जो ओरिजिनल सेट है, मूल सेट है, उससे छोटा ही होगा। तो ये इसमें 1 2 3 नहीं आएगा। तो प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए अगर लिखने होंगे तो 5 1 2 3 1 2 2 3 एंड 1 3 लिख देंगे। एंड टोटल प्रॉपर सबसेट्स के लिए अगर फार्मूला ढूंढना होगा तो ये हमेशा 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा। जैसे 1 2 3 है, इसमें प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 इट इज 7। 7 ही प्रॉपर सबसेट्स आएंगे। अगर इस केस में कहता है हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स, 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट बिकम्स 3। तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट्स का क्वेश्चन हो सकता है। कोई एक सेट
सबसेट दे देगा, पूछेगा हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स कैन बी फॉर्म, या राइट ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट, या राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस सेट, इस कैटेगरी का। अब थोड़ा इस पर अगर टेक्निकल क्वेश्चन बनाता है तो किस तरीके का प्रॉब्लम बना के देगा, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। आपके बाद प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रॉब्लम है A and B are two finite sets. A and B are two finite sets. Number of subsets of A are 1 1 2 more by the total subsets of B. Then find n of A and n of B. A और B दो फाइनाइट सेट्स है। A के जो सबसेट्स है वो 112 ज्यादा है B के सबसेट से। ये जानना चाहता है कि A और B में कितने एलिमेंट्स हैं। कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा थिंक करते हैं। लेट n of A इज इक्वल टू A मान लिया हमने, एंड n of B इज इक्वल टू B मान लिया। प्रॉब्लम क्या कहता है, सबसेट्स ऑफ A आर 1 1 2 मोर, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B प्लस 1 1 2। A के सबसेट्स B के सबसेट से 1 1 2 ज्यादा हैं। A के सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर A, हमने A एलिमेंट माने हैं, 2 टू दी पावर B प्लस 1 1 2। यहाँ से हम 2 टू दी पावर A माइनस 2 टू दी पावर B, दिस इज इक्वल टू 1 1 2। अब इक्वेशन 1 है, अननोन 2 है, तो कुछ तो आपको इंस्पेक्शन लगाना ही पड़ेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा आपको थिंक करना ही है। तो हमने 1 1 2 के फैक्टर्स बना दिए। 1 1 2 2 से कट किया तो बेटा 5 6, फिर 2 से कट किया 28, 2 से कट किया 14, 2 से कट किया 7, 7 से 1 2 2 4 4 2 8 16 7 1 1 2। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस 1 1 2 को लिख दिया 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 4। इनमें से थोड़ा आपको थिंक करना है कि 2 की पावर A बड़ा है या 2 की पावर B बड़ा है। ये क्लियर है आपके पास कि यहाँ पर ये कंफर्म है कि 2 की पावर B छोटा है, 2 की पावर A बड़ा है। तो अब यहाँ से 2 की पावर B कॉमन ले सकते हैं, तो 2 की पावर A माइनस B माइनस 1, 2 की पावर 4 हमने पहले लिख लिया। क्या 7 को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 क्यूब माइनस 3, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 2 टू दी पावर B, 2 टू दी पावर A माइनस B माइनस 1, 2 की पावर 4, और यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 4 माइनस 1। बड़े आराम से कंपैरिजन बनाया जा सकता है आपका। B इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड A माइनस B कितना आ जाएगा आपका, 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देंगे B इज इक्वल टू आप 4 दे देंगे, एंड A माइनस B जो है, B की वैल्यू तो 4 दे दी है, और इसके बाद A माइनस B की वैल्यू आपने कितनी दी है, 3 दी है। A माइनस B इज इक्वल टू 3, तो A की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 7। पहले सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। दूसरे सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मान लो बच्चे का मन आता है कि हमारी कैलकुलेशन राइट है या नहीं है, तो वो चेक भी कर सकता है। देखिए पहले सेट्स के सबसेट्स 2 टू दी पावर 7, 2 टू दी पावर 7 का मतलब होता है 1 1 1 to 8, 1 to 8। 2 की पावर 5 32 हो जाता है, फिर 64 128, एंड 2 की पावर 4 ये होता है आपका 16। इनमें देखो जरा डिफरेंस कितना है, 1 1 2 का ही तो है। A के सबसेट्स B के सबसेट से
112 ज्यादा है, तो इस कैटेगरी का प्रॉब्लम भी हमारा सबसेट्स पर आ सकता है। करेक्ट। थोड़ा सा एक टॉपिक और ब्रीफली हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इंटरवल्स, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंटरवल्स क्या है, आगे के टॉपिक बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंटरवल्स थोड़ा और बता देते हैं। रियल नंबर्स के रिगार्डिंग में इंटरवल्स क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम इंटरवल्स। इंटरवल्स में पहला आता है हमारा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। एंड थर्ड होता है सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। फर्स्ट है ओपन इंटरवल, सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल एंड थर्ड है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है बाउंड्री पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड, बाउंड्री पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। बाउंड्री पॉइंट नहीं इन्वॉल्व होते हैं। सपोज ये ए और बी है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसके अंदर जो भी है वो सारा कुछ आप ले लीजिए। तो ये लिखा जाता है ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। उस सिचुएशन में आप इसको लिखते हैं। ओपन इंटरवल के लिए कॉमन ब्रैकेट यूज करेंगे ए एंड बी, इसमें कभी भी बाउंड्री पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है, ये ए है, सपोज ये बी है, आपको ये पॉइंट भी लेना है, ये पॉइंट भी लेना है, प्लस जो भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा वो भी लेना है। तो यहां पर बाउंड्री पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, बाउंड्री पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। ये बाउंड्री पॉइंट्स हमारे इंक्लूड होते हैं। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, a इज लेस और इक्वल टू x एंड x इज लेस और इक्वल टू b। इसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ए बी के साथ। अब अगर मान लो ये लिखा हुआ है कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट में, थोड़ी देर के लिए मैंने ये लिख दिया 1 2 2, रियल नंबर के रिगार्डिंग में हम इंटरवल यूज करते हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। बट अगर ये कर्ली ब्रैकेट में हो जाए तो केवल 2 एलिमेंट ही 1 2। अगर ये ओपन ब्रैकेट में आ जाए तो 1 2 छोड़ करके जितने भी बीच में रियल नंबर्स हैं वो सभी लिखे हुए हैं। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज का क्या मीनिंग है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मीनिंग है कि ये एक साइड से तो ओपन होगा और एक साइड से क्लोज होगा, आधा खुला होगा आधा आपका क्लोज होगा। तो इसका कैसे आप डिफाइन करेंगे, एग्जांपल ये ए है ये बी है, सपोज ये पॉइंट नहीं है ये पॉइंट है, a इज लेस देन x एंड x इज लेस और इक्वल टू b। उस सिचुएशन में x आपका बिलोंग कराया जाएगा, सॉरी x बिलोंग कराएंगे हम, ओपन लगाएंगे इधर a और इधर लगाएंगे क्लोज्ड। ये कहलाएगा हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज। अगर इसी तरीके से हम दूसरा इंटरवल ले लें, ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया, यहाँ पर हम बी को नहीं इन्वॉल्व करते हैं बट ए को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये लिखा जाएगा ए इज लेस और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन बी। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ए की तरफ हमारा क्लोज इंटरवल आएगा और बी साइड में हमारा ओपन इंटरवल आएगा। एक ही तरफ हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल अप्लाई करेंगे और इधर हम ओपन लगाएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे इंटरवल्स। तो इंटरवल हमारे 4 होते हैं। पहला हमने देखा है ओपन इंटरवल, सेकंड देखा है क्लोज इंटरवल, आफ्टर दैट सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। एक छोटा सा पॉइंट और, उसके बाद आपको एक्सरसाइज देते हैं 10 क्वेश्चंस की, 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस की, उन्हें करने की कोशिश करेंगे आप। एक छोटा सा आता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, पावर सेट ऑफ ए सेट, पावर सेट ऑफ ए सेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। जैसे ए हमने आपको दिया a, b और हमने कहा राइट इट्स पावर सेट। तो पावर सेट आप क्या करेंगे, पहले इसके सबसेट्स लिखो बेटा, 5 लिख दिया आपने,
ए लिख दिया, आपने बी लिख दिया, ठीक है, और आपको ए भी लिखना है। ये तो सब सेट्स हो गए और इनका एक सेट बना दीजिए, ये हो जाता है पावर सेट्स। तो आई थिंक पावर सेट भी क्लियर हो गया होगा। पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, एक सेट के सभी सबसेट का सेट जो है पावर सेट होता है। अगर इसमें कभी कोई आपसे पूछ भी लेता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो सीधी सी बात है, जितने आपके सबसेट्स हैं उतने ही एलिमेंट हैं, तो 2 टू द पावर n ऑफ a होते हैं। पावर सेट में एलिमेंट जो है वो 2 टू द पावर n ऑफ a के बराबर होते हैं। तो ये हमने देखा है पावर सेट्स। ओके, ठीक है। तो अभी आपने सेट्स की डेफिनेशन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, उसके बाद आपने स्पेशल टाइप्स में नल सेट, सिंगल टोन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, इवन आपने सबसेट्स एंड इंटरवल्स के बारे में एंड पावर सेट्स के बारे में पढ़ा है। तो इस पर बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि सारे टॉपिक आपके दोबारा रिवाइज हो सके, आप इन्हें समझ सके अच्छे से। तो प्लीज आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें एंड कमेंट करें। ओके बेटा, थैंक यू।